Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 1. The chapter which we are related with is joint stock company. अच्छा, चूंकि ये क्वेश्चन जैसे पहले डिस्कस हुआ था, इट इज़ ओनली रिलेटेड विद जर्नल एंट्रीज और आपको इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता दिया था कि वी आर रिलेटेड विद जर्नल एंट्रीज, तो आपको वही जर्नल एंट्रीज करनी है. But be very attentive. The sequence which I have told you in introduction, that sequence would not be disturbed. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंट्री पहले कर लें और कोई भी एंट्री बाद में कर लें. So you will have to follow the sequence. First entry which was described in introduction would be the first entry, and then second, and then third. You cannot do third entry at first place and first entry in सेकेंड प्लेस. जो पहली एंट्री है वो पहली जगह पे करनी है. मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है. ऑलराइट, लेकिन वी विल बी फॉलोइंग आवर सीक्वेंस. तो आप देखेंगे चाहे जो भी क्वेश्चन आप उठाएंगे, यू विल फॉलो द सेम सीक्वेंस. either it's question number 1 2 3, the question can be changed but sequence will not be altered until unless it is something other than public. ये जब shares allotted to ordinary public है, it means it would not be altered. So first entry was applications received, यही थी. So we will be doing the same first entry. और फिर हमने क्या कहा, if excessive applications we have received, now they will be refunded. Excessive applications refunded. Alright, और उसके बाद जो लास्ट एंट्री हमने देखी थी, थर्ड एंट्री, shares allotted to shareholders at. अच्छा, अब आप हैरान हो रहे होंगे, यहाँ तो मैंने 5 एंट्रीज की थी और मैंने अभी नाम लिया कि ये थर्ड एंट्री है. तो प्लीज बी रिमेंबर, बी इन योर, इट शुड बी इन योर माइंड, last 3 entries cannot be present in the same question. So one of these 3 entries जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखी थी, one of these 3 entries would be present either first or second or third. 3 entries would not be present at the same time. So हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. अब आप ये सोचेंगे कि वही एंट्रीज तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ. So why we are now coming back to the question? सिर्फ उसमें अमाउंट्स चेंज होंगी, फार्मूलाज लगाएंगे, अमाउंट्स चेंज होगी. अदरवाइज एवरी क्वेश्चन विल हैव द सेम सीक्वेंस इफ shares are allotted to ordinary public. पढ़ते हैं. Swale and Company was registered with an authorized capital of 80 lakh divided into 8 lakh shares. तो उनके पास ऑलरेडी 8 लाख शेयर्स हैं जिनकी उनके पास अथॉरिटी है. यहां गौर से आप ये वर्ड अंडरलाइन करें. ऑथराइज कैपिटल का मतलब है यू हैव परमिशन टू इशू शेयर्स ऑफ वर्थ रुपीज 80 लाख. 8 लाख शेयर्स आप लोगों को दे सकते हैं, ये सिर्फ आपकी अथॉरिटी है. जरूरी नहीं है कि आप 8 की 8 लाख ही लोगों को शेयर्स अलॉट कर दें, तो डिपेंड करता है. जैसे कि आप यहां देखें, द कंपनी इशूड ओनली 4 लाख शेयर्स, सो दे वर परमिटेड टू इशू 8 लाख शेयर्स टू ऑर्डिनरी पब्लिक, बट दे आर इशूइंग ओनली 4 लाख. अब उनको डर भी होगा ना कि हम 8 लाख मांगेंगे और लोग हमें नहीं देंगे, तो बाज़ ये रेप्यूट और गुडविल के अगेंस्ट चली जाती है बात. सो इंस्टेड ऑफ दैट दे आर वेरी केयरफुल एंड दे आर इशूइंग ओनली 4 लाख शेयर्स. एक शेयर की कीमत जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस पूरे चैप्टर के अंदर वो 10 ही रहेगी. वो उसने डिस्क्राइब कर दिया कि वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10. अब इस एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, जनरल पब्लिक, और हमने पब्लिक की एंट्रीज इधर लेफ्ट साइड पे सीखी थी. फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार. दूसरी बात हमें मिल गई कि शेयर्स अलॉटेड एट पार. हमने 3 एंट्री जो लास्ट की थी ना, उसमें हमने डिस्कस किया था शेयर्स कैन बी अलॉटेड एट पार. देन fourth entry, shares allotted at premium. Then last entry, shares allotted at discount. And here we will not be doing these entries. We will be following only par, क्योंकि उसने कहा ही है कि shares are allotted at par. यहाँ से आपने चेक किया at par value. On 1st July, subscription date was 15 July. अभी तक एंट्री क्यों नहीं कर रहे हम? Because first entry is related to application received. और इस पूरे पैराग्राफ में इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड. आपने तो लोगों को ये कहा कि 4 लाख शेयर्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूं.
आप क्या कह रहे हैं लोगों को, ऑर्डिनरी पब्लिक को, कि पीपल कैन इन्वेस्ट अप टू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन आपने अभी तक तो एप्लीकेशन मांगी नहीं। ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन आपको थोड़ी मिले, ये भी हो सकता है एप्लीकेशन ज्यादा मिले और बराबर मिले। अब ये क्वेश्चन के एंड पे वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, जो कि हमारी पहली एंट्री है। एप्लीकेशंस ऑफ 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। लें जी, हमारा काम बन गया। वी आर गोइंग टू मेक आवर फर्स्ट जनरल एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यही थी ना हमारी पहली एंट्री, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था, इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर बैंक अकाउंट, उसका एक फार्मूला था। आज फार्मूला भी लिखूं और अमाउंट भी लिखूं, या सिर्फ चले सिर्फ अमाउंट लिखते क्योंकि ये जगह बहुत कम है। एप्लीकेशन रिसीव्ड चले पहले फार्मूला लिख के मिटा देंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, ये फार्मूला था। अब इसको फिल करते हैं। एप्लीकेशन कितनी रिसीव की हैं आपने? लुक एट दिस, 4 लाख। तो अब मैं इस इंग्लिश की जगह पर आई एम गोइंग टू राइट 4 लाख। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है सेल प्राइस पे। सेल प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जैसे कि हमने क्लास में और बाकी जगह पे डिस्कस किया। इफ सिंपल यहाँ पे जो चीजें लिखी थी वो गायब हो गई, लेकिन बहरहाल दोबारा लिखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर बैंक अकाउंट, you need to put share applications multiply by sale price. So what we were talking about, sale price. So sale price can be at par, और उसमें क्या होगा, 10 रुपीज की जो कमोडिटी होगी that would be sold or issued at 10। तो 10 रुपए की चीज को 10 रुपए का बेच दिया। अब जैसे डिस्कस हुआ था, अगर बहुत अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेबल कंपनी है, तो वो सेल प्राइस क्या करेगी, बढ़ा के बताएगी एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में एक्चुअल प्राइस वाज 10 लेकिन इशूड एट 15, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। और सेल प्राइस एट डिस्काउंट भी हो सकता है। इफ कंपनी इज वेरी वीक, that company will not be able to sell shares at original price, तो वो इशू करेगी at 8, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचेगी। मगर अब यहां देखिए उसने कहा है 10 ईच, ओके, बट शेयर्स आर अलॉटेड एट पार, तो 10 रुपए की चीज को 10 का ही बेचा। अब सेल प्राइस इसमें क्या होगी, 10 की 10 ही रहेगी। तो हम सेल प्राइस भी लिख लेते हैं, सेल प्राइस की जगह पे 10। अच्छा जी, उसके बाद एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। सो 400,000 यानी 4 लाख एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं। अब इसमें आप कैलकुलेशंस कर लें, 4 लाख एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 10, ये फार्मूला हमने वहां पे सीखा हुआ है। एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस 4 लाख, एंड यू आर गोइंग टू राइट सेम 4 lakh in credit side as well। अब चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ, एक्सेसिव एप्लीकेशन। एक्सेसिव क्या कि इफ यू वर आस्किंग फॉर 4 लाख, यहां देखें कंपनी इशूड 4,000 शेयर्स, 400,000 एंड रिसीव 400,000, क्या ज्यादा मिली एप्लीकेशंस? सो आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे नो, एप्लीकेशंस वर आस्क्ड 4 लाख एंड यू आर रिसीविंग 4 लाख। तो अब आपको जब मिली 4 लाख है तो एक्सेसिव तो मिली नहीं है, तो अब यहां आप देयर विल नॉट बी एनी एंट्री। आप क्या करेंगे, नो एंट्री। अब चाहे तो ये एंट्री लिखे ही ना, चाहे नो एंट्री कर दें। उसके बाद लास्ट एंट्री है जी, शेयर्स अलॉटेड एट पार। उसकी एंट्री हमने क्या की थी, शेयर एप्लीकेशंस, और आपने इसके बदले में 2 शेयर कैपिटल किया, और कैपिटल का क्या फार्मूला लिखा था, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस। फेस और पार एक ही बात है, फार्मूला में लिख दिया। अब इसको फिल भी कर लेते हैं। मुझे ये बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स वर इशूड 4 लाख, एप्लीकेशन मिली 4 लाख, तो यू विल बी हैप्पी और सैड? कुछ लोग आंसर देंगे कि हैप्पी, दैट मीन्स हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू वर आस्किंग, सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड। 4 लाख लोगों को बुलाया और 4 लाख लोग आपके पास आ गए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कोई
ये बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपने एक्सेसिव एप्लीकेशन तो मिली नहीं है आपको। एक्सेसिव का मतलब है लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर और ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, मगर यहां आप इक्वल हैं, जितनी मांगी थी उतनी मिली है आपको। तो आप कितने लोगों को शेयर्स देंगे? जाहिर है जितनी एप्लीकेशंस मांगी गई थी उतनी आई हैं, तो आप फिर उनको उतने ही शेयर्स अलॉट करेंगे। कितने शेयर्स? 4 लाख। और फेस प्राइस यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10, और 10 पे ही दे रहे हैं क्योंकि एट पार यहां पर भी लिखा हुआ है और एट पार। नहीं, फिर यहां पर आप कैलकुलेट कर लें। 4 लाख एप्लीकेशंस were allotted shares, each share price was ₹10। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। सो वी हैव गॉट 4 लाख, और 4 लाख ही आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। आपने एक बात नोट की कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू एप्लीकेशंस। यहां पर भी हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, और जाहिर है कि जब एक अमाउंट कैलकुलेट होगी तो सेम अमाउंट वुड बी पोस्टेड टू द अदर साइड एज वेल। इसी तरह से वी हैव कैलकुलेटेड अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड और सेम अमाउंट वुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताएं, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? जस्ट 2 एंट्रीज यू हैव डन एंड दैट्स ऑल, क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। डेट यहां पर मेंशन इस क्वेश्चन में करने की जरूरत है क्योंकि ये बताई गई है। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड ऑन 5 जुलाई, तो आपको एप्लीकेशंस भी 5 जुलाई को ही मिलेंगी। तो जी मेरे पास डेट भी कम है, जगह के जगह कम है डेट के लिए। सो 15 ही यहां आ जाएगी। अब एक बात उसने और कही है, ऑल्सो शो हाउ फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये जो साइड है दैट वुड बी कंसिडर्ड एसेट साइड, और ये वाली जो साइड है आपको पता है दैट वुड बी कंसिडर्ड लायबिलिटी। एसेट इसमें क्या है? देखिए, दो तो हमारे पास एंट्रीज हैं, और एसेट इनमें क्या है? जस्ट वन, दैट इज बैंक अकाउंट। ऊपर फिक्स एसेट लिखते हैं, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। और कितने पैसे आए बैंक अकाउंट में? दैट इज 4 लाख। और लाइबिलिटीज चेक करें, इन सब में लाइबिलिटीज क्या है? देखिए, शेयर एप्लीकेशंस 4 लाख वाज क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन 4 लाख वाज डेबिट, तो ये तो आपस में कट गए। कैपिटल आपको पता है अलबत्ता कि वो यहां लिखते हैं, तो आप यहां लिख दें शेयर कैपिटल, अमाउंट उसके सामने 4 लाख लिखेंगे। और आपको ये बात पता है कि बैलेंस शीट दोनों साइड हमेशा बराबर आ जाती हैं। इधर से आप इनकी अमाउंट्स पिक करें, तो यहां आपने डबल लाइन लगा दी, और सेम इसी तरह से डबल लाइन इधर लगा देंगे, और दोनों साइड आपको पता है इक्वल है। इसका भी टोटल 4 लाख आ गया और इसका भी टोटल 4 लाख आ गया। यूं सिंपल सी बैलेंस शीट आपने कंप्लीट कर ली। ओके, अब इसमें थोड़ा सा इजाफा आपने ये करना है कि यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल, वो भी कैपिटल है, वो भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख दें सिर्फ दिखाने के लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपने याद रखना है ये सिर्फ दिखाने के लिए, मैं एक दफा फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए लिखना है, इसको कैलकुलेशंस में नहीं आना। तो आपके पास कैपिटल था 80 लाख, तो 80 लाख यहाँ पे आ गया। ये कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 40 लाख, और ये भी 40 लाख है। दिस इज ऑल्सो 40 लाख and 40 lakh. All right guys, 40 lakh, और सेम इसी तरह से आपके पास अमाउंट आई 40 लाख, 40 लाख। सो गाइज, इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉर्टेड आउट। ये आपने क्या बनाया है? दिस इज कॉल्ड योर बैलेंस शीट। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें। अब आप सोचें कि मैंने आपसे क्यों कहा है कि ये चैप्टर आपने पेपर के लिए चूज करना है। द बेसिक रीजन इज जस्ट 2, 3, 4 एंट्रीज एंड देन बैलेंस शीट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बैंक अकाउंट को जरा और अच्छे तरीके से कर लेंगे, यहाँ कुछ और कैपिटल आ जाएंगे, मगर दैट्स ऑल। दिस वाज योर क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री एंड देन बैलेंस शीट। ऑलराइट गाइस, इट इज रिक्वेस्टेड, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज स्किप मत किया करें, इसको पहले अच्छी तरह से देखा करें। कोई मसला और डिस्कस भी किया जा सकता है, एंड यू कैन मैसेज, टेक्स्ट, और you can directly contact to share your problem
I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.